बुद्धि बड़ी या पैसा। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचता था कि पैसे के बल पर दुनिया के सब काम काज चलते हैं। तांबे की मेख तमाशा देख कहावत झूठ नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज्य करता हूं। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूं तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करवा दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवा कर फेंकवा दूं। और पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूं। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बड़ी बुद्धिमता थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राज का सब कामकाज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर, लेकिन राजा के सामने साफ बात करने में संकोच करती थी। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच कहो, दुनिया में बुद्धि बड़ी या पैसा? अब रानी बड़े असमंजस में पड़ गई। सोचने लगी कि सत्य का मुख रूखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था, उसे वह अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अब कुछ उत्तर तो देना ही था। वह बोली, महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूं। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। अगर बुद्धि न हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा बोला, रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया और सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए न तो पैसा दिया और न ही किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अब नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के यहां से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी और नौकर को बुलाकर कहा, तुम मेरी इस धरोहर को धन्नू सेठ के घर ले जाओ और कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है। 10,000 रुपए मंगाई। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं सूद के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। नौकर सेठ के यहां पहुंचा। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझा कि इसमें कोई बड़ी कीमती जेवर होंगे। सेठ ने 10,000 रुपए चुपचाप दे दिए। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने इन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का रुपया चुक गया और काफी पैसा बच भी गया। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए।
चारों ओर रानी की जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया। रानी भी तब वह महत्वपूर्ण कामों को संभाले रहती थी, कामकाज में उचित सलाह देती थी और धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बनाई धूर्त आकर राजा को लूटने लगे। अंधेरगर्दी बढ़ गई और नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुकाना बड़ा कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देखकर राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए अपना राजकाज मंत्रियों को सौंपकर देशाटन के लिए निकल पड़ा। जाते समय नगर के बाहर ही उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना आदमी राजा के पास आकर बोला, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2000 में गिरवी रखी थी, वादा हो चुका है, अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस दीजिए। राजा बोला, भाई, मेरे पास किसी की कोई आंख वांख नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। ठग बोला, महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी, आप ही मेरी आंख दें। जब बाढ़ी फसल खाने लगी तब रक्षा का क्या उपाय, आप राजा है, जब आप ही इंसान न करेंगे तो दूसरा कौन करेगा। आप मेरी आंख न देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा बड़ा परेशान सोचने लगा, अब क्या किया जाए। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपए देकर उसे विदा किया। कुछ दूर राजा आगे चले तो एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पहले के समान वह भी कहने लगा, बोले, महाराज, मेरा एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे वह ठगों ने लूट लिया। अब राजा खाली हाथ और कुमारी चौबोला के देश में पहुंचे। कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत के मारे वह राजा साहब भी उसी देश में आ पहुंचे। चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में पड़ी तो उनके मुंह में पानी भर आया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। अब क्या था, राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत रानी को खबर दी। थोड़ी देर बाद तोता उड़कर आया और राजा की वहां पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्त लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर जेब में रख ली। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ का खेल शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने वह भी परदेश को निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया, कहने लगा, रानी साहब, आपके पास मेरी आंख
2000 रुपए में गिरवी रखी थी। आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस कीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। तुम एक काम करो कि तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दो। उसके तोल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग की नानी मर गई। वह घबरा गया। रानी बोली, देर मत करो, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी के तोल की आंख दे दी जाएगी। ठग हाथ पैर जोड़कर माफी मांगने लगा। बोला, सरकार, मुझे आंख वांख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती। तुम जल्दी अपनी आंख निकाल कर मुझे दे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा दूंगी। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपए देकर अपनी जान बचाई। यही हाल बूचे का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है, तो उसने भी 4000 रुपए देकर रानी से अपना पिंड छुड़वाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते राजकुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबोला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलाया गया। रानी पुरुष वेश में कुमारी चौबोला के महल में पहुंची। उन्हें देखकर चौबोला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत न सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी और बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दाव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वह हार रही है, तब वह बिल्ली के सर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह अपना पासा बदल देती थी। रानी यह बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल खेलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी, तब उसने बिल्ली को इशारा किया। रानी तो पहले से ही सजग थी। इसके पहले उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर कर लिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई और राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी के बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई। निदान राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई कि राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया। राव भावरे पढ़ने का दस्तूर वह घर चलकर कर लिया जाएगा। वहीं से धूमधाम के साथ शादी की जाएगी। चौबोला राजी हो गई। पुरुष भेषधारी रानी बोली, एक बात और है, यहां से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें जेल में डाल रखा है छोड़ दो, लेकिन पहले एक बार उन सब को मेरे सामने बुलाओ। कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी थी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। इस खलीते में उनके खाने के लिए थाली रखी जाती थी। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भर आया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकाली गई। नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई
और अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन करा के उनको छुट्टी दे दी गई। राजा ने राजकुमार की जय बोलकर सीधी घर की राह पकड़ी। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी घोड़े दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी और पीछे पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बंगले में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या कि रानी के मकान के आसपास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया और सोचने लगा कि रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली। पैसे का महत्व उसकी नजरों में अभी तक वैसा ही बना हुआ था। संध्या के समय राजा ने रानी को बुलवाया और पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, खली का हंकन और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया, सोचने लगा ये चीजें इसे कहां से मिली। इतने में रानी राजकुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली, वह समझ गए कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार कोई और नहीं, उसकी बुद्धिमती रानी ही थी। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचे कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। शुभ मुहूर्त में चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम के साथ हो गया और दोनों रानियां हिल मिलकर आनंद पूर्वक रहने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।